तो देखो, सोर्सेस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पूरे के पूरे कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिनसे हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। सबसे पहले हमें एनर्जी का मतलब समझना होगा कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों होती है, कहाँ रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से हमें सोर्सेज की ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले एनर्जी का मतलब समझते हैं। देखिए, एक एनर्जी जो होती है ना, वो एक फिजिक्स के क्वांटिटी है, एक ऐसी क्वांटिटी प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को दे दी जाती है किसी भी काम को करने के लिए। अगर आपको कोई काम करना है तो उसके लिए एनर्जी की नीड होगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी। उसी तरीके से नॉट ओनली इन ह्यूमन बींग्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को भी अगर काम करवाना है, उसको भी काम करवाना है, जैसे गाड़ी को चलाना है तो उसके अंदर हम क्या डालते हैं, फ्यूल डालते हैं, तो वो एक एनर्जी के सोर्स का काम करता है। तो लिविंग बींग्स मतलब हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ परफॉर्म कर रही है, काम कर रही है, उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हम फूड के फॉर्म में खाते हैं, हम सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा फूड है। लेकिन जो हमारे चारों तरफ व्हीकल्स चल रहे हैं, जो हमारा फूड जिस चीज़ पे पक रहा है, जैसे कि आपका जो एलपीजी गैस हो गया, वो एक क्या है, एनर्जी देता है खाने को पकाने के लिए। तो ये बेसिकली उस सोर्स ऑफ एनर्जी की बात हो रही है जो हमारे चारों तरफ नॉन लिविंग चीज़ों को प्रोवाइड की जाती है। तो एनर्जी समझ आ गया, एनर्जी क्या होता है। किसी काम को करने के लिए जो क्वांटिटिव नीड होती है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हीट देते हैं, वो भी एक हीट एनर्जी की फॉर्म होती है। समझ आ गया। तो एनर्जी का मतलब आप समझ गए। वी यूज हीट एनर्जी बाय बर्निंग फ्यूल्स लाइक वुड्स, कोल एंड कैरोसिन, पेट्रोल। ये हम सबको पता है कि अगर हमें हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लिविंग बींग्स को, ह्यूमन बींग्स को जब हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं, लकड़ी को, कोयले को, कैरोसिन को, पेट्रोल को जलाते हैं, बर्न करते हैं, उससे हीट एनर्जी लेते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि ये वुड, कोल, कैरोसिन, पेट्रोल ये किस तरीके से, कहाँ से हम निकालते हैं, कहाँ से आता है। चलो, वुड का तो हमें पता है कि लकड़ी है, पेड़ से काटा निकल जाएगी। लेकिन व्हाट अबाउट द कोल, व्हाट अबाउट द कैरोसिन, व्हाट अबाउट द पेट्रोल, ये कहाँ से आते हैं, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो इस पूरी की पूरी चीज़ को हम इस चैप्टर में कैटेगराइज करने वाले हैं कि जो हमें ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की डेली, डे टू डे लाइफ में, वो कहाँ से हमें पूरी होती है, उस चीज़ को हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करता है। सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन विच कैन प्रोवाइड द एडुकेट एनर्जी। मतलब कि सीधी बात है, ये बुकिश लैंग्वेज है, अगर सीधी मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है। तो देखो, सोर्स ऑफ एनर्जी वो एक ऐसी एनर्जी का सोर्स होता है जो हमें एक एडिक्वेट अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड कर सके, लंबे टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके। उसे हम गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के कैटेगरी में डाल देते हैं। जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जितने भी हमारे चारों तरफ पूरे के पूरे अर्थ पे जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, उनको हमने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, टू मेन कैटेगरीज में हमने उनको डिवाइड किया है। कैसे? देखो, पहली कैटेगरी होती है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका क्या मतलब होता है, इसको अभी देखने वाले हैं। दूसरी कैटेगरी होती है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों को ही हम बांट के देखेंगे कि नॉन रिन्यूएबल का क्या मतलब है और रिन्यूएबल का क्या मतलब है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉन रिन्यूएबल से। देखो, नॉन रिन्यूएबल, देखो, रिन्यू करना, किसी चीज को दोबारा से यूज करना, ऐसे टाइप में साउंड कर रहा है ये, राइट। लेकिन आगे लगा हुआ है नॉन। नॉन मतलब नहीं कर सकते। तो ऐसे सोर्स एनर्जी के ऐसे सोर्सेस जो दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकते, एक बार यूज हो गया तो खत्म हो गया, ऐसे की बात हो रही है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, कौन कौन से ऐसे नॉन रिन्यूएबल होते हैं, वो समझना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो जो कोल होता है, जो पेट्रोल होता है, जो नेचुरल गैसेस होते हैं, एक टाइम पे जाके वो एग्जॉस्टेड हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो ना, जब हम यूज करते जाएंगे, निकालते जाएंगे जमीन से कोयले को, पेट्रोल को, नेचुरल गैस को, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम उसको खत्म कर देंगे यूज कर करके। और एक बार अगर आपने मान लो एक छोटा सा सैंपल आपने कोयले का लिया, इसको आपने क्या किया, बर्न किया, इसको आपने जलाया, जलाने के बाद क्या आप इसको दोबारा, जब ये किस में कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा ऐश में कन्वर्ट हो गया, राख में बदल गया, तो क्या आप दोबारा इससे एनर्जी ले सकते हो? नहीं ले सकते। आपको दोबारा से नीचे से खोदना पड़ेगा, कोयला निकालना पड़ेगा, पेट्रोल निकालना पड़ेगा, पेट्रोल यूज कर रहे हो तो ये एक ऐसे सोर्सेस होते हैं जो एक बार यूज करने के बाद में हम दोबारा इसको यूज नहीं कर सकते, आपको दोबारा से नया चाहिए। तो इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। आप दोबारा से इसको रिसाइकल नहीं कर सकते, दोबारा से यूज नहीं कर सकते। अगर आपको यूज करना है तो आपको नया ही यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी के सोर्सेस को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। समझ आ गई बात?
तो ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अगर आप इनको यूज़ करते जाओगे लॉन्ग टाइम तक, तो एक टाइम पे ये ख़त्म हो जाएंगे। कोयला ख़त्म हो जाएगा ज़मीन में, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, क्रूड ऑयल की फॉर्म में निकलता है पेट्रोल, नेचुरल गैस ख़त्म हो जाएगी जो कि ज़मीन के नीचे पेट्रोलियम के ऊपर निकलती है। इसको डिटेल में देखेंगे कैसे निकलती है, ठीक है। तो ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल। अब होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो रिन्यूएबल का मतलब है कि ऐसे सोर्सेस जिनको आप यूज करो लेकिन वो कभी खत्म ही नहीं होने वाले। अब दिमाग में अगर ऐसे भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखो विंड जो होती है ना, विंड एनर्जी, आपने विंड मिल्स देखी होंगी। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, पानी से मिलने वाली बिजली की एनर्जी, वो सब क्या है? वो एक रिन्यूएबल है। देखो अगर हवा खत्म हो गई, दुनिया में हवा खत्म हो गई, सोलर एनर्जी मतलब सन खत्म हो गया, तो क्या आप जिंदा रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो इसका मतलब है कि विंड मतलब धरती जब तक है तब तक सोलर एनर्जी मिलती रहेगी, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक ऐसे एनर्जी के सोर्स होते हैं जिनको हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल हम ले सकते हैं? आप हाइड्रो एनर्जी ले सकते हो, पानी की एनर्जी है ना, पानी भी जब तक रहेगा तब तक धरती रहेगी। विंड एनर्जी हवा रहेगी, सोलर एनर्जी सन रहेगा। बायोमास एनर्जी, बायोमास क्या होता है? जितनी भी सड़ी गली चीज़ें हैं ना, जितने भी आपके फसल उगती है उसके जो लास्ट में बाई प्रोडक्ट्स बच जाते हैं, जो आपके जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका एक्सक्रीटा, इन सब चीज़ों को हम बायोमास बोलते हैं। तो ये एक ऐसे सोर्स हैं एनर्जी के जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। आप इनको जितना मर्जी यूज़ करो, ठीक है। तो विंड कभी ख़त्म नहीं हो सकती, सन कभी ख़त्म नहीं हो सकता, बायोमास प्रोड्यूस होना कभी ख़त्म नहीं हो सकता। हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रो से निकलने वाली एनर्जी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अब हाइड्रो एनर्जी क्या होती है ये भी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। एक एक को डिटेल में देखेंगे। तो ये होते हैं रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर की जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको ये अगर अच्छा लगे चैप्टर तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना। ओके, सो आगे चलते हैं। पीडीएफ नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे चलते हैं। अब हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की बात करी, तो अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी के। मतलब कोई एक सोर्स ऑफ एनर्जी है वो अच्छा होगा, तो आप उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देख के बताओगे कि अच्छा है। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है विच वुड डू द लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप कम से कम, आप क्या लो, सोर्स ऑफ एनर्जी लो, जैसे बहुत कम आपने फ्यूल लिया, उससे बहुत ज़्यादा हीट निकले, तो वो अच्छी बात है। अगर आपने बहुत सारा आपने फ्यूल ले लिया और उससे थोड़ी सी हीट निकले तो गलत बात है। तो इसका मतलब है कि लार्ज अमाउंट में काम करना चाहिए, बट जो आपका मास है वो कम रहना चाहिए पर यूनिट मास। 1 kg में बहुत ज़्यादा काम कर दे। समझ आ गई बात? मतलब कम क्वांटिटी में ज़्यादा काम करे, ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी को हम गुड कैटेगरी में रखेंगे। दूसरी क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? सस्ता हो, चीप हो, इजीली मिल जाए, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। उसके बाद विच इज़ इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, जिसको स्टोर करना भी आसान हो और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी इजी हो। दूसरा हो सकता है विच इज़ सेफ हो, हैंडल, ऐसा नहीं कि आपने हाथ लगाया और आप मर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेफ हो, हैंडल करना इजी हो, हैंडल करना, यूज़ करना, ये सब चीज़ें उसकी इजीली होती हो, ये करेक्टरिस्टिक भी होनी चाहिए। विच डज नॉट कॉज द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जो कि एनवायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन भी क्रिएट ना करे। आपको एनर्जी तो दे रहा है, साथ साथ अगर एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है तो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। ये तो हो गई गुड करेक्टरिस्टिक्स, ओके, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की। अब एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं फ्यूल। सुना होगा आपने, फ्यूल फ्यूल फ्यूल। फ्यूल क्या होता है मैं समझाता हूँ। एक ऐसी चीज होती है जिसको हम जलाते हैं, जिसको हम बर्न करते हैं, और क्या लेते हैं उससे? उससे हम लेते हैं हीट एनर्जी। एक ऐसी चीज बोल दो, एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल जिसको जला के हमें, देखो एक मटेरियल जिसको बर्न करके हमें हीट एनर्जी मिले, है ना, सबसे इजी डेफिनेशन, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूल बोलेंगे। एग्जाम्पल अगर लूँ तो वुड हो गया, लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, कुकिंग गैस हो गई जिसको हम एलपीजी बोलते हैं, कैरोसिन हो गया, आपका पेट्रोल हो गया। ये फ्यूल हैं जिनको जलाने पे हमें हीट एनर्जी मिलती है। फ्यूल्स को कोई पूछे कि फ्यूल से क्या मिलता है, तो फ्यूल से आप बोल सकते हो कि फ्यूल से हीट एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो फ्यूल से हीट एनर्जी आपको मिल सकती है। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि फ्यूल क्या होता है। अब देखो फ्यूल की एक खास बात होती है, वैसे सोर्स ऑफ एनर्जी की हर एक की एक खास बात होती है, लेकिन फ्यूल की एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू।
अब दिमाग में आएगा कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। ये एक टर्म है जो आपको याद रखनी है। देखो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि आपका कोई भी फ्यूल, आपने 1 kg, कितना 1 kg अगर आपने फ्यूल लिया, 1 kg अगर आप फ्यूल लेते हो तो उसके अंदर से जितनी हीट की एनर्जी निकले, 1 kg में से जितनी हीट एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा, जितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, हर एक फ्यूल की अलग अलग होगी ये वैल्यू। क्यों? हर एक फ्यूल अलग अलग तरीके की हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। कोई 20 जूल करेगा तो कोई 20,000 जूल करेगा। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या हुई कैलोरीफिक वैल्यू? ये हुई कि उसकी पर यूनिट मास के अंदर से प्रोड्यूस होने वाला, पर यूनिट मास से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी को क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। आई होप यू गॉट द पॉइंट। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, ओके, कंप्लीटली। अगर 1 kg फ्यूल को आप पूरा जलाते हो, उसके बाद में जितनी ये एनर्जी देता है उसको उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। समझ आ गई? हर फ्यूल की अलग अलग होती है। कैरोसिन की अलग होती है, पेट्रोल की अलग होती है, एलपीजी की अलग होती है, कोल की अलग होती है। अगर एक देखो 1 kg वुड लिया आपने, 1 kg वुड ली, 1 kg आपने लिया क्या, कोल लिया, 1 kg कुकिंग गैस ली, तो इन सबको जलाया आपने। वुड ने जो एनर्जी दी वो दी मान लो 200 जूल, इसने दी 1000 जूल, कुकिंग गैस ने दी मान लो 1200 जूल। इस तरीके से देखो 1 kg अमाउंट सबका सेम था, लेकिन सबकी एनर्जी प्रोड्यूस करने की वैल्यू अलग अलग है। इसको ही बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, दिस इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड, दिस इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल, दिस इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कुकिंग गैस। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि व्हाट इज द फ्यूल और व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू। अब बात कर लेते हैं किसी भी एक आइडल फ्यूल के कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो पहला होना चाहिए कि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतलब कम से कम अमाउंट में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे। इट शुड बर्न विदाउट गिविंग एनी स्मोक और हार्मफुल गैसेस, मतलब ये जब जले तो इसमें से कोई भी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस ना हो, स्मोक प्रोड्यूस ना हो। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होनी चाहिए। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इट शुड हैव अ प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। अब दिमाग में आएगा कि इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है। देखो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब है आपके चारों तरफ कोई भी चीज़ पड़ी हुई हो, आप देखते हो कई बार कि कुछ चीजें तो तुरंत जल जाती हैं, थोड़े से टेम्परेचर पे जल जाती हैं, है ना। लेकिन कुछ चीजों को आप टेम्परेचर देते रहो देते रहो देते रहो, जलती नहीं है। तो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है इनिशियल टेम्परेचर, किसी चीज को जलने के लिए जितना मिनिमम मिनिमम टेम्परेचर जो चाहिए होता है, उस मिनिमम टेम्परेचर को ही बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। समझ आ गया? तो एक प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। अगला चलते हैं, इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल, मतलब आराम से आसानी से आपके चारों तरफ कहीं ना कहीं मिल जाए। ऐसा नहीं आपको निकाल के लाना पड़े साउथ पोल से, ऐसा नहीं होना चाहिए, इजीली मिल जाए। नेक्स्ट होता है इट शुड बी इजी हैंडल, हैंडल करने में आसानी हो, ट्रांसपोर्ट करने में कन्वीनियंट हो, स्टोर करने के लिए भी। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स है। इट नॉट शुड लीव द एश बिहाइंड आफ्टर बर्निंग, इसका जलने के बाद में राख नहीं बचनी चाहिए। पता है ना, राख बच गई तो वो किसी काम के नहीं होती है, बचनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप इसको फिर डोमेस्टिक घर के अंदर ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकोगे अर्बन एरियाज में। नेक्स्ट होता है इट शुड बर्न स्मूथली, ये आराम से जलना चाहिए, ऐसे ब्लास्ट नहीं हो जाए, जलाते ही पूरा फट ना जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला होता है, अब हम देखेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज के बारे में। अच्छा, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? देखो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जीज, ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के ऐसे सोर्सेस जो ट्रेडिशनल हैं, बहुत पुराने टाइम से यूज होते आ रहे हैं, उनको बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सीधी बात है। कौन कौन से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वुड, लकड़ी, बहुत पुराने टाइम से हमें खाना बनाने में यूज होता था। फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल हो गया जो जमीन से निकालते हैं, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। डंक केक होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, उपले बोलते हैं ना, जो गोबर के बनते हैं, देखे होगा आपने। ये ट्रेडिशनल तरीके हैं एनर्जी लेने के, तो इनको ही बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। हम डिटेल में एक एक को देखेंगे, कन्वेंशनल के एक एक को देखेंगे। तो कन्वेंशनल में आता है पहला फॉसिल फ्यूल। तो दिमाग में आना चाहिए कि फॉसिल फ्यूल होता क्या है। देखो क्या होता है कि बहुत साल पहले, मान लो ये अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस पे प्लांट भी रहे होंगे,
ठीक है। और एनिमल्स भी होंगे, ह्यूमन बीइंग्स भी होंगे, कोई भी एनिमल भी होंगे। तो कुछ ऐसी चीज हुई होगी या फिर कुछ ऐसी चीज हुई होगी जिससे एनिमल और प्लांट क्या हो गए होंगे, आपके जमीन के नीचे दब गए होंगे। जब जमीन के नीचे वो दब जाते हैं तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो मिलती नहीं है, तो ये दब जाते हैं जमीन के नीचे, ये दब जाते हैं। ठीक है। जमीन के नीचे दबने की वजह से एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से सड़ते हैं, गलते हैं, और कई हजारों सालों के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो प्लांट है वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके कोल में, और जो स्मॉल प्लांट्स है और एनिमल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके किस में, पेट्रोलियम में, पेट्रोलियम में। ठीक है, याद रखना है पेट्रोलियम में। तो इनको खोद के हम निकालते हैं और इनको फ्यूल की तरह यूज करते हैं, और उसको ही बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। समझ आ गया फॉसिल फ्यूल बेसिकली है क्या? तो इसकी थोड़ी डेफिनेशन, बुकिश लैंग्वेज की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। द नेचुरल फ्यूल फॉर्म डीप अंडर द अर्थ from the prehistoric remains living organism plant animal is called the fossil fuel। कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, एक एक को डिटेल में अभी देखेंगे, इनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। ओके, तो फॉसिल फ्यूल का मतलब समझ आ गया, जमीन से निकाल के जो फ्यूल की फॉर्म में यूज किए जा सकते हैं। कौन कौन हो सकता है? कोयला हो सकता है आपका, ठीक है, पेट्रोल जो होता है वो होता है जिसको हम पेट्रोलियम भी बोलेंगे आगे। तो ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। कैसे बनते हैं वो मैंने आपको अभी समझाया। नोट करने वाली क्या बात है? नोट करने वाली ये बात है कि जो जितने भी लार्ज प्लांट होते हैं ना, वो कन्वर्ट होते हैं किस में? कोल में। मैंने समझा दिया था, बड़े बड़े प्लांट। जबकि स्मॉल प्लांट और एनिमल जो है वो कन्वर्ट होते हैं पेट्रोलियम में। याद रखना है, पेट्रोलियम में कौन कन्वर्ट होता है नीचे दबने के बाद में? स्मॉल प्लांट एंड एनिमल विल कन्वर्ट इनटू द पेट्रोलियम, लेकिन लार्ज जो प्लांट है वो कन्वर्ट होगा आपका कोयले में। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि कोयला कैसे बनता है। अब कोयले को डिटेल में देख लेते हैं कि कोयला होता क्या है, कोल होता क्या है। देखो, कोयला जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है कंपाउंड्स का। किस किस के कंपाउंड्स का? उसके अंदर कार्बन होता है, फ्री कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है उसके अंदर, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है कोल के अंदर, और थोड़ा सा फ्री कार्बन होता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, सल्फर प्रेजेंट होगा। तो ये सब चीजों से मिलके आपका क्या बनता है? कोल बनता है। ठीक है, कोल मतलब कोयला। समझ गए? अब देखते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, कोल का यूज कहाँ किया जाता है? कोल इज यूज एज अ फ्यूल, जलाने के लिए आपको पता है यूज किया जाता है। घरों में भी यूज कर लेते हैं हम कई बार, इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है इसका। फ्यूल की तरह यूज किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में। अब दिमाग में आएगा ये थर्मल पावर प्लांट होता क्या है? अभी रुक जाओ, अगले से अगली स्लाइड में आप थर्मल पावर प्लांट के बारे में डिटेल में देखोगे। तो बस इतना याद रखो, फ्यूल की फॉर्म में यूज किया जाता है आपके थर्मल में। जब मैं समझाऊंगा तो आप रिलेट कर लोगे तुरंत। कोल इज यूज टू मेक द कोक। अब देखो ये COK कोक क्या होता है? ये एक तरीके का फ्यूल ही है, ये जो कि कोयले से ही बनाया जाता है। कैसे? कोयले को एक डब्बे में बंद, ये एक कंटेनर लिया मैंने, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने कोयला भरा, इस कंटेनर में इस तरीके से कोयला फिल कर दिया, और इसके अंदर कहीं से भी ऑक्सीजन ना आ पाए ऐसा मैंने यहाँ पे जुगाड़ बिठा दिया। उसके बाद में इसको गर्म किया, बहुत ज़्यादा गर्म किया, बहुत ज़्यादा गर्म किया, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन हीटिंग स्ट्रांगली एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, लिसन दिस, एब्सेंस ऑफ एयर। गर्म करने के बाद में ये जो कोयला होगा, जो कोल होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोक में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट, कोक में कैसे कन्वर्ट होगा। इसके बाद में बात कर लेते हैं, इट यूज टू मैन्युफैक्चर द कोल गैस। अच्छा, ये कोल गैस क्या होती है? ये एक मिक्सचर ऑफ गैस होती है जो कोयले से ही बनाई जाती है, जो कि फ्यूल की फॉर्म में काम आती है। इसके अंदर कौन कौन सी गैसेस होती है? हाइड्रोजन होती है भाई इसके अंदर, मीथेन भी होती है इसके अंदर, कार्बन भी होती है इसके अंदर। ओके, तो समझ आ गया कि किस तरीके से ये इससे कोल गैस बनाई जाती है। कोल इज यूज टू मैन्युफैक्चर द पेट्रोल एंड सिंथेटिक गैसेस, और अदर आपकी पेट्रोल और सिंथेटिक गैसेस को बनाने के भी यूज में आता है। बस इतना याद रखना है आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब हम बात करेंगे अबाउट द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम एक क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल को हम सुना होगा, क्रूड ऑयल है ना, जो कि जमीन से निकाला जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, सेवरल सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन मिक्स होता है उसके अंदर। सुनना है ध्यान से, सॉलिड भी होता है, लिक्विड पार्टिकल्स भी होते हैं, गैसियस सब्सटेंस भी होता है, सॉल्ट्स होता है, अर्थ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एक बहुत बड़ा ना मिक्सचर होता है क्रूड ऑयल, जिसको पेट्रोलियम के नाम से बोलते हैं। पेट्रोलियम इज नॉट द पेट्रोल,
याद रखना, पेट्रोल अलग चीज होती है, पेट्रोलियम अलग चीज होती है। पेट्रोलियम से ही पेट्रोल निकालेंगे। नेक्स्ट होता है आपका द फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन क्या होता है समझाता हूँ। पेट्रोलियम एक कीचड़ जैसा एक गाढ़ा सा एक लिक्विड होता है। इसको एक बड़े से कंटेनर में डाला जाता है और इसको अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है। इसको ही बोलते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पे किसी भी चीज को गर्म करने को ही बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब ये अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म होता है तो अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलते हैं। पेट्रोल निकलता है इसके अंदर से, डीजल निकलता है इसके अंदर से, क्रूड ऑयल के अंदर से ही आपका केरोसिन निकलता है, आपका फ्यूल ऑयल निकलता है, पेट्रोलियम गैस जिसको एलपीजी के नाम से जानते हैं वो निकलती है। समझ आ गया कि क्रूड ऑयल से कैसे सारी चीजें बाहर निकलती हैं। नोट करने वाली बात क्या है, जो फ्यूल ऑयल होता है, बोल दो कि एलपीजी भी बोल सकते हो आपको, वो कोयले से बेहतर होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये पूरा जलता है और कोई भी पीछे रेजिड्यू नहीं छोड़ता, कोई भी पॉल्यूशन नहीं फैलाता। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पेट्रोल के बारे में पता चली। अब हम बात करेंगे पूरा डिटेल में एलपीजी के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, पेट्रोलियम गैस जिसको प्रेशर करके लिक्विड में कन्वर्ट करके सिलेंडर में पैक करके आपको बेच दिया जाता है। देखा होगा ऐसा सिलेंडर घरों में। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पेट्रोलियम गैस इज द ब्यूटेन। याद रखना है, पेट्रोलियम गैस का मेन जो पार्ट होता है वो क्या होता है, ब्यूटेन। इसके अंदर बहुत कम अमाउंट में प्रोपेन और इथेन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में। तो मेजर क्या होता है, ब्यूटेन होता है। मेजर क्या होता है, ब्यूटेन होता है। बहुत कम अमाउंट में प्रोपेन और इथेन प्रेजेंट होते हैं। एक बात और मैं यहाँ पे बताऊंगा कि जो पेट्रोलियम होता है ना, जिसको ब्यूटेन बोलते हैं, इसके अंदर कोई स्मेल नहीं होती है। अगर सिलेंडर लीक हो जाए तो स्मेल नहीं आएगी, इसलिए इसके अंदर एक गैस मिलाई जाती है जिसका नाम होता है इथाइल मरकप्टेन। क्या नाम होता है, इथाइल मरकप्टेन। तो इसको लिक्विडिफाइड करके, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के सिलेंडर में पैक करके आपको एलपीजी के नाम से बेच दिया जाता है। इसके फ़ायदे क्या क्या है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होती है, कम में ज़्यादा हमको एनर्जी देता है, कम अमाउंट में। स्मोकलेस, बिल्कुल फ्लेम भी हमें स्मोकलेस मिलती है। प्रोड्यूस एनी पॉइजनस, ये कोई पॉइजनस गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। वेरी नीट एंड क्लीन डोमेस्टिक फ्यूल है ये। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेचुरल गैस। ये अलग होता है, एलपीजी अलग होता है। नेचुरल गैस कैसे अलग होता है, ये क्या होता है, देखो जो एलपीजी निकलती है वो तो आपके क्रूड ऑयल से ही निकाली जाती है ना, अलग अलग डिस्टिलेशन करके, अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करके। लेकिन नेचुरल गैस होती है वो फ्रीली मिलती है। कैसे मिलती है, लेट्स सी कैसे मिलती है। इसके अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो CH4, जिसका नाम होता है मीथेन होता है। लेकिन एलपीजी के अंदर क्या था, ब्यूटेन था। याद रखना, नेचुरल गैस के अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, आपका मीथेन होता है। लेकिन आपके जो लास्ट हमने देखा था एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसके अंदर ब्यूटेन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज। कैसे निकलती है, मान लो ये पेट्रोलियम है, ये पेट्रोलियम है, ये पेट्रोलियम है, इसके ऊपर ऐसे गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है ये फ्रीली। ठीक है, स्ट्रेटा के बीच में, चट्टानों के बीच में फंसी होती है। हम सीधा ड्रिल करते हैं और इसको निकाल लेते हैं। कई बार ये बिना पेट्रोलियम के भी प्रेजेंट होती है जमीन के अंदर। ठीक है, डिटेक्ट करते हैं, एक टीम होती है बहुत बड़ी जो यही निकालने का काम करती है। ठीक है, अकेली भी मिल जाती है, अलोन भी मिल जाती है, विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ भी मिल जाती है। तो सीएनजी अलग चीज होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं इसको। काम क्या क्या आती है आपको पता है, काम क्या क्या आती है, क्या क्या काम आती है बताओ। व्हीकल्स में यूज होती है ये नेचुरल गैस जो होती है सीएनजी, उसको डोमेस्टिक की तरह भी यूज, इंडस्ट्री फ्यूल की तरह यूज करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में भी यूज करते हैं। वापस थर्मल पावर प्लांट आ गया, अब इसको देखने वाले हैं क्या होता है ये। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के फॉर्म में, मतलब पेट्रोल की जगह इसको यूज करते हैं। आपने देखा होगा सीएनजी वाली गाड़ी, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छी होती है। नेचुरल गैस being the complete fuel in itself used as the directly for heating purposes, इसको जहां भी हीटिंग मतलब जलाने के लिए फ्यूल की फॉर्म में भी यूज कर लिया जाता है। अब देख रहे हैं, बार बार आ रहा था ना थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट क्या होता क्या है थर्मल पावर प्लांट। अगर मैं बहुत सीधे शब्दों में समझाऊं तो क्या होता है, एक ऐसे पानी का एक टैंक होता है, सीधी बात, एक ऐसे पानी का टैंक होता है जो ऊपर से ढका होता है, उसमें सिर्फ एक छोटा सा छेद होता है, इसमें पानी भरा होता है। क्या भरा होता है, वाटर। ठीक है, नीचे एक बड़ा सा इस तरीके से एक जगह होती है जो पानी को गर्म करने की जगह होती है। यहाँ पे आप कोई भी फ्यूल डाल सकते हो, ऐसी चीज जो जल के गर्मी पैदा करे। तो हमने यहाँ क्या क्या डालने की कोशिश की, एलपीजी भी डालने की कोशिश की। ठीक है, और क्या डालने की कोशिश की, कोयला।
कोल डालने की, सीएनजी डालने की भी कोशिश की, तो इनमें से कोई भी चीज़ आप डाल सकते हो, ठीक है, एज अ फ्यूल। तो ये क्या करता है, इसको गर्म करता है, पानी को, पानी बदलता है भाप में, स्टीम में, और ये छोटा सा एक ऐसे जगह निकाल के यहाँ पे एक टरबाइन लगा दिया जाता है। अब दिमाग में आएगा टरबाइन क्या होता है। टरबाइन एक घूमने वाला एक डिवाइस होता है जो घूमता है, घूमने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। इसमें पंखे होते हैं ऐसे, जैसे ही ये स्टीम बाहर निकलेगी तो ये टरबाइन से टकराएगी, टरबाइन क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब टरबाइन रोटेट करेगा इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम बैटरी में इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये बस ये होता है, इसको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट, ओके। और कोई अलग से कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आई होप ये होता है, देखो इस तरीके से दिखता है थर्मल पावर प्लांट। इसके अंदर यहाँ पे एनर्जी दी जाती है और ये घुमा के आपको बैटरी में एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी दे देता है। तो टरबाइन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसपे ऐसे पंखे लगे होते हैं। जो पंखे जब घूमते हैं, चाहे कैसे भी घुमाओ उनको, हवा से घुमाओ, स्टीम से घुमाओ, हाथ से घुमाओ, ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर देगा जनरेटर की तरह। समझ आएगी बात। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो पावर प्लांट जिसके अंदर हीट की ज़रूरत होती है स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, टू मेक द इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ गया। कोल ऑयल गैस के रूप में आप यहाँ पे फ्यूल यूज़ करते हो। समझ आ गया। अब हम देखो फॉसिल फ्यूल का बहुत इस्तेमाल कर लिया, लेकिन पॉल्यूशन भी तो क्रिएट होता है। और पॉल्यूशन जब क्रिएट होता है तो कैसे कैसे होता है। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस द एसिडिक गैसेज सच एज द सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हवा में मिलकर हवा को पॉल्यूट कर रहा है। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कोल प्रोड्यूस द स्मोक विच पॉल्यूट द एयर, स्मोक की फॉर्म में कोल प्रोड्यूस करता है स्मोक, तो ये आपके हवा को भी पॉल्यूट कर रहा है। तो आज के टाइम पे जितना भी पॉल्यूशन है वो फॉसिल फ्यूल से मैक्सिमम हो रहा है। हम चारों तरफ देख पा रहे हैं, दिल्ली में देख लो, गुड़गांव में देख लो, यहाँ पे क्या है, पॉल्यूशन हो रहा है, क्योंकि हम इतना अनलिमिटेड तरीके से फॉसिल फ्यूल चला रहे हैं। हर चीज़ में फॉसिल फ्यूल, फैक्ट्रीज में, व्हीकल्स में, घरों में, हर जगह। तो इसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है और ये समस्याएं पैदा हो रही है। अब देखो ट्रेडिशनल तरीके हैं तो हम अचानक तो बदल नहीं सकते। द बर्निंग ऑफ कोल इज लीव बिहाइंड द एश। अब कोल को जलाओगे तो पीछे राख भी छोड़ता है। कैसे कंट्रोल करें, कंट्रोल कैसे करें, ये तो प्रॉब्लम होगी। ये देखते हैं सॉल्यूशन। देखो पहला जो तरीका होता है, पॉल्यूशन ऑफ एयर कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल इन व्हीकल्स कैन बी कंट्रोल बाय, मतलब कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली जो गाड़ियां होती हैं ना, उनके अंदर एक डिवाइस लगा सकते हो। उस डिवाइस का नाम होता है कैटेलिटिक, ओके, कैटेलिटिक कन्वर्टर। कैसा दिखाई देता है कैटेलाइटिक कन्वर्टर, ऐसा दिखाई देता है, आपने देखा होगा आजकल लगता है ये इस तरीके का होता है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, द पॉल्यूशन एयर कॉज्ड बाय द बर्निंग कोल इन द थर्मल पावर प्लांट फैक्ट्रीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय द वॉशिंग डाउन द स्मोक एसिडिक गैसेज बाय द वाटर स्क्रबर। देखो क्या होता है वाटर स्क्रबर, क्या होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में से तो धुआं निकलता है, ऐसे गंदा सा धुआं निकलता है, वो ऐसे बाहर निकलेगा, यहाँ होके बाहर निकलेगा। तो क्या होता है, एक ऐसा टैंक लगा दिया जाता है और इस टैंक के अंदर क्या होता है, वाटर जेट होता है, पानी के फंवारे होते हैं। पानी का जब फंवारा आके पड़ेगा इस गंदी वाली गैस के ऊपर, तो इसके अंदर प्रेजेंट स्मोक, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको बहा के नीचे ले जाएगा, और इसको ही बोलते हैं वाटर स्क्रबर। तो पॉल्यूशन जो भट्टियों में, ऐसी फैक्ट्री जहां से गैस पैदा होती है, उसमें यूज किया जाता है वाटर स्क्रबर। याद रखना है वाटर स्क्रबर, जो क्या करता है, पानी का एक फंवारा होता है जो कि धुआं में से जो पॉल्यूटेड पार्टिकल्स होते हैं उनको वॉश आउट कर देता है, बाकी धुआं को जाने देता है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। अगला होता है बड़ी बड़ी जो चिमनीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी जो पावर प्लांट की जो चिमनीज होती है, उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स लगाए जाते हैं। कुछ ऐसे दिखाई देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स, जो कंट्रोल कर लेते हैं आपके पॉल्यूशन को, बड़ी बड़ी चिमनीज में, थर्मल पावर प्लांट की चिमनीज में। ओके, अब हम देखते हैं, ये तो हमने देखा अपना कन्वेंशनल ट्रेडिशनल तरीका सोर्स ऑफ एनर्जीज का। अब हम देखेंगे नॉन कन्वेंशनल, मतलब ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसे सोर्स जो ट्रेडिशनली यूज नहीं किए जा सकते थे लेकिन अभी बहुत आसानी से यूज किए जा रहे हैं और किए जाने चाहिए। कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। दो सोर्स ऑफ एनर्जी विच नॉट बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मतलब किसी चीज को जला के एनर्जी पैदा करने से रिलेटेड नहीं है ये।
कौन कौन से होते हैं आपको पता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। ये एग्जाम्पल है आपके अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जीज के। एक एक को देखते हैं। पहला होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या होता है इसके अंदर, डिटेल में देखो। इसके अंदर कुछ नहीं होता है, ये एक ऐसा तरीका है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। मतलब दिस इज द रिन्यूएबल वे, रिन्यूएबल है। आप यूज करते जाओ, फिर दोबारा यूज कर सकते हो, फिर दोबारा यूज कर सकते हो। इसमें क्या होता है, पानी बह रहा था, यहाँ पे आपने डैम बना दिया। एक क्या बना दिया? डैम। डैम मतलब पता है ना, बांध बना दिया। इससे छोटा सा आपने जगह निकाली और यहाँ से पानी को बहने दिया, और यहाँ लगा दिया टरबाइन, घूमने वाला वो पंखा है, बताया था ना मैंने। अब ये पानी बहेगा, जिससे टकराएगा तो ये पंखा घूमेगा, घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इसको स्टोर कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब पानी से, हाइड्रो मतलब पानी, इलेक्ट्रिक मतलब बिजली, पानी से बिजली पैदा किया आपने, और ये रिन्यूएबल है। वापस इस पानी को घुमा के लिया किसमें? आपके दोबारा से बांध में, डैम में, दोबारा से आपको बिजली पैदा करके दे देगा। अब देखते हैं इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉल्यूशन, कोई भी पॉल्यूशन नहीं है। ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, दोबारा लाके बना सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, डैम पे जब रिवर पे जब डैम बनाओगे तो फ्लड आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। लेकिन नुकसान क्या है? इसको बनाने के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए, एक बहुत बड़े इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा इसको, डैम को बनाने के लिए। डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फिश इन रिवर, मतलब जो फिश पैदावार होती थी उसमें कमी आ जाएगी। वेजिटेशन जो है वहाँ पे, जो प्लांट उगते थे वो उगना कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे विंड एनर्जी के बारे में। हवा में जो एनर्जी होती है ये भी एक रिन्यूएबल है, कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इसमें क्या होता है कि इस तरीके से एक विंड मिल होती है, घूमने वाला पंखा, बहुत बड़ा पंखा, जो हवाएं जब चलती हैं तो इससे टकराती है इस पंखे से, और ये पंखा रोटेट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, कंटिन्यू करता रहता है। अब हवा तो बंद होगी नहीं, इसलिए इसको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। बीच में लगा होता है टरबाइन, वही टरबाइन जो पंखा, अब वो घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अच्छा, समझ आ गया? मूविंग ऑफ एयर इज कॉल्ड द विंड। विंड किसको बोलते हैं? जब हवा चलती है। विंड के अंदर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है। इस काइनेटिक एनर्जी को पंखे पे डालते हैं और पंखा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। सिंपल सी बात है। फायदे क्या है? कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता, रिन्यूएबल है, दोबारा कितनी बार भी बना सकते हो। अब लिमिटेशंस क्या है? ये हर जगह नहीं लगाया जा सकता, बहुत बड़ा एरिया चाहिए, बहुत महंगा होता है। अब बात कर लेते हैं सोलर एनर्जी। ये भी रिन्यूएबल है, मतलब कभी खत्म नहीं होगा, यूज करते जाओ। सन से आने वाली एनर्जी, ठीक है। द सन इज अ सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। जितनी भी एनर्जी आ रही है ना वो सन से आ रही है। विंड आ रही है, कहाँ से आ रही है? पेड़ों से आ रही है। अब पेड़ कहाँ से आ रहे हैं? पेड़ आ रहे हैं आपके सन से, सीधी बात है। सबसे ज्यादा एनर्जी तो सोलर एनर्जी होती है। तो सन जो होता है वो हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज कॉल्ड द सोलर एनर्जी। जो एनर्जी सन से मिलती है उसको हम सोलर एनर्जी बोल देते हैं। इंडिया जो है वो फॉर्चुनेटेड टू रिसीव द सोलर एनर्जी ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब इंडिया में कितना एनर्जी आती है पता है आप लोगों को? 5,000 ट्रिलियन किलोवाट 1 मीटर स्क्वायर में एक साल के अंदर। इसका मतलब समझ रहे हो? 1 मीटर स्क्वायर का मतलब है कि एक 1 मीटर ऐसे जमीन का टुकड़ा, और 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा। इसके अंदर जो पूरे साल में जो एनर्जी आती है सन से, वो कितनी होती है? 5,000 ट्रिलियन किलोवाट आवर। समझ रहे हो? इतना, ठीक है ना? इतना आता है इंडिया के अंदर 1 मीटर स्क्वायर में ऑन एन एवरेज। समझ आ गई मेरी बात? तो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं हम आप सोलर एनर्जी का। सोलर एनर्जी को यूज़ करने के लिए कुछ डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, जैसे सोलर कुकर। आपने नहीं देखा होगा तो अभी दिखाते हैं। सोलर कुकर होता है जो कि ऐसा दिखाई देता है। इसके अंदर फूड को रख दिया जाता है जहाँ पे आपको कोई आग जलाने की फैसिलिटी ना हो। तो जो सनलाइट होती है वो आके टकराती है, और फूड क्या होता है? गर्म होता है, या फिर बोल दो कुक होता है। दूसरा जो डिवाइस होता है वो होता है सोलर सेल। ये तो सबने सुना होगा पक्का। ये बना होता है आपका क्रिस्टलाइन सिलिकॉन से, क्रिस्टलाइन सिलिकॉन से बना होता है, ठीक है। कुछ ऐसा दिखाई देता है। क्या होता है क्रिस्टलाइन सिलिकॉन? ये एक तरीके का एलिमेंट है जिसके अंदर जैसे ही सनलाइट आती है, जैसे ही इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है इस प्लेट के ऊपर, तो जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव करने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसको ही तो हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, बिजली दौड़ने लगती है। तो कौन सा मेटल यूज किया जाता है? याद रखना, क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। ओके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बायोमास एनर्जी।
देखो बायोमास क्या होता है, डेड पार्ट ऑफ प्लांट एंड ट्रीज, प्लांट का और ट्री का जो डेड पार्ट होता है उसको ही हम बायोमास बोलते हैं। मटीरियल एनिमल कॉल्ड द बायोमास, ओके, वेस्ट मटीरियल ऑफ एनिमल। देखो एनिमल जिंदा रहेगा तो वो वेस्ट मटीरियल प्रोड्यूस करेगा, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना, उस एनर्जी को हम बायोमास एनर्जी बोलते हैं। बायोमास इंक्लूड्स वुड्स, एग्रीकल्चर वेस्ट, काउ डंग, ठीक है। बायोमास जो होता है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बायोमास रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है। तो रिन्यूएबल है क्योंकि इसको आप बार बार यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कभी खत्म नहीं होगा ना यार। एनिमल का एक्सक्रीटा कभी खत्म होगा, अगर एनिमल खत्म हो जाएगा तो फिर एनर्जी का मतलब भी क्या है। तो एनिमल जब तक है तब तक एक्सक्रीट करेगा, चीज़ों को एक्सक्रीट करेगा तो उसको बायोमास में कन्वर्ट कर देंगे। तो बायोमास का जो तरीका होता है वो बायोमास एनर्जी प्रोड्यूस करने का पहला तरीका होता है, उसको बोलते हैं बायोगैस। कैसे प्रोड्यूस की जाती है? बायोगैस एक सिंगल गैस का नाम नहीं है, इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में जो गैस प्रेजेंट होती है वो मिथेन होती है, ठीक है। कौन सी? मिथेन, CH4। कौन सी गैस? CH4, मिथेन। कितनी? 75% प्रेजेंट होती है। और कौन कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी CH4 ये फॉर्मूला है जिसको मिथेन बोलते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। कैसे बनती है इसका प्लांट देखते हैं। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसके अंदर क्या होता है, लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे आपको क्लियरली समझ आएगा। ये आपका ग्राउंड लेवल है, आपकी धरती है, ठीक है। इसको आपने खोदा, खोदने के बाद में एक जगह बनाई इधर, ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक चीज देखने को मिलेगी कि ग्राउंड लेवल पे एक इस तरीके से आपने गड्ढा बना दिया, उसके बाद में यहाँ पे आपने फिल कर दिया इसको किससे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ये देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपका पहले तो होता है, आप डाल सकते हो इसके अंदर कोई भी, मतलब गोबर डाल सकते हो, ठीक है, कोई भी सड़ी गली चीज़ें जो सड़ सकें, है ना। प्लास्टिक नहीं डाल सकते, ऐसी चीज़ जो सड़ सके। वो यहाँ इस चैम्बर से एंटर करती है। एंटर करने के बाद में ये जो पार्ट होता है इसके अंदर क्या होता है, ये पूरी बहुत दिन तक सड़ती है, मतलब अपने आप को क्या करता है, ये सड़ाता है इस यहाँ पे। और उससे क्या प्रोड्यूस होता है, एक बायोगैस प्रोड्यूस होती है। उस बायोगैस को क्या किया जाता है, एक पाइप के थ्रू, एक आउटलेट के थ्रू क्या किया जाता है, बाहर आउटफ्लो करवा लिया जाता है, ले लिया जाता है। गैस वॉल्व होता है यहाँ पे जो कंट्रोल करता है। और एक डोम बनाया जाता है जो कि फ्लोटिंग होता है इस तरीके का ऊपर, ठीक है, इस तरीके का फ्लोटिंग डोम होता है जो कवर करके रखता है। इसके अंदर ही बायोगैस क्या होती है, इकट्ठी रहती है, ठीक है। बायोगैस इकट्ठी रहती है जो कि इस पाइप के थ्रू बाहर जाती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। अगर ये भर जाता है देन इट विल सेपरेट आउट इन दिस स्लज। एक दूसरा आउटलेट बना दिया जाता है जिसके अंदर भरने के बाद में ये इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ से भरा जाता है, ये इस तरीके से भरने के बाद यहाँ पे एक पूरा निकाल लिया जाता है बाहर। तो ये प्रोसेस चलता रहता है और यहाँ पे आपका बायोगैस प्रोड्यूस होता रहता है। तो इस तरीके से बायोगैस प्लांट काम करता है। आपको ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं अभी बता देता हूँ, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, बायोगैस के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट होती है वो इम्पोर्टेंट है। तो मिथेन गैस 70, CH4, मिथेन गैस 75% प्रेजेंट होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बायोगैस प्लांट कैसे काम करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पे एक इमेज दिखाई, आपको समझाया। आगे चलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? देखो आपके चारों तरफ, हमारे चारों तरफ कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में? 118 तरीके के, 118 तरीके के एलिमेंट्स आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। पीरियोडिक टेबल देखी होगी केमिस्ट्री लैब में, उसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि क्या है, रेडियो एक्टिव हैं। आपने देखा होगा रेडियो एक्टिव, सुना होगा कभी ना कभी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में से, है ना, न्यूक्लियस में से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी, उसी एनर्जी से हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। उसी एनर्जी, ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इस एनर्जी को बोलते हैं, न्यूक्लियस से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी। इस एनर्जी को ही हम यूटिलाइज करके हम चीज़ों को गर्म करते हैं। ये एक हीट एनर्जी की फॉर्म में निकलती है। न्यूक्लियर एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? हीट एनर्जी की फॉर्म में निकलती है, ओके, हीट एनर्जी की फॉर्म में निकलती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो किसी ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से निकलने वाली हीट एनर्जी है जो हम यूटिलाइज करके इसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं।
अगर इसको बुकिश लैंग्वेज में देखूं तो ये अ फिजिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स चेंज इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियर रिएक्शन। इसको आप पीडीएफ से डाउनलोड करके, मेरी पीडीएफ देख के उसको रख सकते हो, वो आपको मिल जाएगी, लेकिन समझना जरूरी है कि कैसे निकलती है। ठीक है, तो ये समझ आ गया न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ से निकलती है। किसी भी न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिव होते हैं एटम एलिमेंट्स, उनके न्यूक्लियस से निकलती है। ये दो तरीके से होती है। न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी ऑब्टेन बाय टू टाइप्स। एक तो होता है न्यूक्लियर फिजन से निकाल सकते हैं, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन से हम उसको निकाल सकते हैं। अब दिमाग में आना चाहिए कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है और फ्यूजन क्या होता है। उसको समझने से पहले एक चीज समझ लो, एक सिंपल मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। सम एलिमेंट्स विल प्रोड्यूस द न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एग्जाम्पल है यूरेनियम, आपका प्लूटोनियम, थ्योरियम। ये एग्जाम्पल है किनके, रेडियो जो आपका रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस रखते हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनके एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूजन से कैसे प्रोड्यूस होती है और फ्यूजन से कैसे प्रोड्यूस होती है, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूजन से कैसे प्रोड्यूस होती है। देखो, फ्यूजन से कैसे प्रोड्यूस होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब ही क्या है। फ्यूजन का मतलब होता है बेसिकली ब्रेक डाउन। ओके, ब्रेक डाउन, टूट जाना। तो एक ऐसा एलिमेंट जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थ्योरियम, वो टूट जाए, क्या हो जाए, बड़ा एलिमेंट है ये टूट जाए, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाए। जब ये छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड होगा तो इसमें से क्या निकलेगी, तो इसमें से एक एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी, वो एनर्जी हीट की फॉर्म में निकलेगी, और उसी एनर्जी को हम यूज करते हैं। तो उसको बोलते हैं जब बड़ा कोई भी एक एलिमेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाए, छोटे छोटे एटम्स में टूट जाए, उसको बोलते हैं फीजन। क्या बोलते हैं, फीजन। याद रखना है फीजन क्या होता है। फीजन का मतलब होता है जब कोई एक बड़ा एटम छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है तो उसको हम फीजन बोलते हैं। जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थ्योरियम स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूट जाता है जब इसके ऊपर कोई भी एक लो एनर्जी न्यूट्रॉन का बम्बार्टम, बम्बार्टम मतलब बौछार कराई जाती है, तो ये टूट जाता है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। फ्यूजन क्या होता है। अब फ्यूजन का मतलब क्या है। फ्यूजन का मतलब बहुत ईजी है, जब कोई भी चीज जुड़ जाना, कोई भी चीज जुड़ जाना। जैसे दो हाइड्रोजन को मिला दिया, एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन और एक हीलियम बनाया, तो एक हीलियम का जो पार्टिकल बनाया, तो यहाँ पे क्या होगा, दो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के न्यूट्रॉन्स को मिला के हीलियम का पार्टिकल बनाया, मतलब फ्यूज किया, बनाने के लिए फ्यूज किया, तो यहाँ पे एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो जब न्यूक्लियस को इस तरीके से, ये आप इसमें इमेज में देखो ध्यान से, ये आपके पार्टिकल्स थे, ये एक साथ आए, आने के बाद में ये हीलियम बन के और एक न्यूट्रॉन को बाहर निकाल दिया इन्होंने, एक न्यूट्रॉन को बाहर निकाला, एक न्यूट्रॉन को बाहर निकाला, तो न्यूट्रॉन के साथ में क्या प्रोड्यूस हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हुई। एनर्जी प्रोड्यूस हुई, किसके साथ प्रोड्यूस हुई, आपके न्यूट्रॉन के साथ एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब है जब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाए, न्यूक्लियस मिल जाए, तो उससे न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है, फ्यूजन एनर्जी निकलती है। तो ये आपको याद रखना है कि न्यूक्लियर एनर्जी दो तरीके से निकलते हैं। फ्यूजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब मिल जाना। ठीक है, जब दो न्यूक्लियर लाइट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, तो वहां से एक एनर्जी निकलती है, तो उसको ही बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी निकल तो गई, लेकिन इसका जो पावर प्लांट होता है वो कैसा दिखता है, क्या होता है उसके अंदर। उसके अंदर कुछ नहीं होता है। यहाँ पे एक वही जो आपके थ्योरियम थे, ओके, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे उनको इस तरीके से एक रिएक्टर में रखा जाता है। बीच में आपकी क्या होती है, कंट्रोल रोड्स होती हैं, जो अगर ज़्यादा रिएक्शन हो रही है तो बीच में डाल दिया जाता है, जो कंट्रोल करती है। और यहाँ से हीट एनर्जी निकलती है। हीट एनर्जी क्या करती है, हीट एनर्जी जाती है इसको, यहाँ पे पानी होता है वाटर, वाटर को किस में कन्वर्ट कर देती है, स्टीम में कन्वर्ट कर देती है, स्टीम में। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर हेयर, एक मिनट। ओके, स्टीम में कन्वर्ट कर देती है, भाप में। और ये स्टीम जो है वो किस पे जाके टकराता है, टरबाइन पे। टरबाइन के ऊपर लगे होते हैं पंखे, पंखे घूमते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो फिर वापस से ये स्टीम आती है और यहाँ पे कंडेंस होके वापस यहाँ पे वाटर की फॉर्म में आ जाती है, फिर स्टीम बनती है, फिर वापस जाती है, फिर टरबाइन से टकराती है, टरबाइन वापस क्या करता है, इसको घुमाता है, टरबाइन के पंखे घूमते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। समझ आ गया।
तो ये होता है रिएक्टर्स। रिएक्टर्स के अंदर होते हैं आपके फ्यूल रोड जो हीट जनरेट करते हैं, और वो हीट जाती है सीधी वाटर के पास में। वाटर किस में कन्वर्ट कर देता है पानी को, सॉरी, हीट वाटर को किस में कन्वर्ट कर देती है, स्टीम में, और स्टीम जाता है आपके टरबाइन के ऊपर टकराता है, टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करता है। चलो मैं दोबारा समझा देता हूँ पूरा साफ करके। देखो क्या होता है, यहाँ पे एक आपका रिएक्टर होता है जो कि हीट पैदा करता है। यहाँ पे क्या होता है, हीट पैदा होती है, वो हीट जाती है, और ये जो देख पा रहे हो ये वाटर का एक बोल सकते हो कूलेंट पंप है, ये यहाँ पे वाटर भरा हुआ है। ये जो हीट है वो पानी के पास जाती है, और पानी कन्वर्ट होता है आपके स्टीम में। स्टीम जाके लगती है आपके टरबाइन को, टरबाइन घूमता है। टरबाइन जब घूमता है तो क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको इकट्ठी कर ली जाती है और आगे जहाँ चाहिए वहाँ भेज दी जाती है। और जो स्टीम था वो वापस कहाँ जाता है, आपका कंडेंसर में। कंडेंसर क्या करता है आपका, इसको कूल कर देता है वापस से। वाटर वाटर होता है, वाटर में कन्वर्ट करके वापस वाटर जाता है, वाटर वापस यहाँ जाके गर्म होता है, फिर स्टीम में कन्वर्ट होता है, फिर टरबाइन पे टकराता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो आपको इसका प्रोसेस कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस पूछेगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर कौन कौन सी तरीकों से आप पैदा कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एनर्जी बोल सकते हो, न्यूक्लियर एनर्जी हीट एनर्जी में बदल रही है, और हीट एनर्जी किस में बदल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है। ये क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि किस तरीके से ये काम करता है। ओके, एडवांटेजेस क्या है न्यूक्लियर एनर्जी के। देखो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको इसी में ही मिलती है, और लेस फ्यूल लगता है, बहुत कम फ्यूल में ही ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। लेकिन डिसएडवांटेज बहुत खतरनाक है, जो इनका जो वेस्ट बचता है वो इतना हार्मफुल होता है कि अगर किसी भी ऐसी सिटी के अंदर अगर डाल दिया जाए तो सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बहुत रिस्की काम होता है ये, हाई कॉस्ट पे बनता है। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। तो अगर मैं इस चैप्टर से मोरल ऑफ द स्टोरी समझूँ तो हमें क्या मिलता है, हमें एनर्जी का कंजम्पशन कम से कम करना चाहिए, कम से कम। हमें ऐसी चीज़ों का यूज ज़्यादा करना चाहिए जो जो कि आपके रिन्यूएबल हैं, ठीक है। तो ये आपको मोरल ऑफ द स्टोरी मिलता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। पीडीएफ आपको यहाँ इस चैप्टर की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये चैप्टर आपको अच्छा लगा, ये वीडियो मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और ज्वाइन बटन का क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे आपके एग्ज़ाम में। ऑल द बेस्ट।